बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के हवाले से है। अभी तक जितनी भी हमने अकाउंटिंग पढ़ी है अभी तक वो सभी की सभी ट्रेडिंग के हवाले से था। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बिज़नेस थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन जी हमारे पास ट्रेडिंग है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का बिज़नेस होता है। तो अभी तक जितने भी हमने अकाउंटिंग पढ़ी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखी हैं या और दूसरी चीज़ें पढ़ी हैं, वो सभी की सभी ऑलमोस्ट हमने किस हवाले से पढ़ी है, ट्रेडिंग के हवाले से पढ़ा है। अब हम जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे किया जाता है, सब कुछ किस तरह से बनाई जाती है। जिस तरह को मेरा आप जॉब कर रहे हैं कंपनी के अंदर जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं जीन्स बनाने के हवाले से, तो उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स वाले जो है वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से सब चीज़ों की कैलकुलेशन चलती है वहाँ पे, तो उसी को आज हमने डिस्कस करना है जी। तो सबसे पहले ये बताते जाएं कि आपको स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही। नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही, लेकिन मेरे पास तो शेयर हो नहीं रही। सर। अच्छा एक मिनट, ओके। लगता सर तबीयत खराब है। नहीं नहीं, तबीयत ख़राब नहीं है, खांसी भी आई है बस। मुझे तो लगता है इस वीक में मुझे आज पहली दफ़ा खांसी आ रही है। जी स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। तो चलते हैं जी आगे, इसी को देखते हैं हम ज़रा, इसमें है क्या। इसमें हमने क्या क्या देखना है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स देखनी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिटीज़ की, और उसमें हमने प्रोडक्शन की का एनालिसिस करना है और उसकी क्लासिफिकेशन चेक करनी है, और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, और ये सब चीज़ें आगे हमने इसमें पढ़नी है। चलें आगे चलते हैं इससे। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, यानी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए हमारे पास। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ये है जी हमारे पास कि हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है, हमने उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, और उसके बाद कास्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। जिस तरह कि हम ट्रेडिंग के हवाले से चल रहे थे तो उसमें क्या होता था, सिंपली एक पर्सन सबसे पहले अपना क्या बनाता था, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट जिसको हम बोलते होते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, वो बनाते थे, और उसके बाद हम बैलेंस शीट बना लेते थे। ये दो के बाद हमारा जो एक ट्रेडिंग का अकाउंट होता था, ये ट्रेडिंग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने रिपोर्टिंग जो रिक्वायरमेंट्स है वो इस हवाले से क्या है, वो चेंज है। क्या करना होगा जी, सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फिर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछ लिया जाए तो ये चार आपके पास रिक्वायरमेंट्स है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स किसकी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ की। उसके बाद आगे हम मूव करते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, वो हमें एक मज़ीद बात जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये बताई जा रही है कि अकाउंटेंट्स को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलहदा बनाएं और ट्रेडिंग अकाउंट अलहदा बनाएं। जिस तरह के हम यहाँ पे देख चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, उसके बाद फिर ट्रेडिंग अकाउंट है। तो क्या होगा, यानी कि ये दो अलग-अलग स्टेटमेंट्स हैं, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि एक साथ इनको नहीं बना देना, इनको अलग-अलग सेपरेटली इसको हमें प्रिपेयर करना होगा जी। तो उसके बाद आगे चलते हैं जी, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के भी। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी मालियत, जो भी लागत आ रही है किसी चीज़ को बनाने के ऊपर, उसका हमने तज्जिया करना है और उसको हमने तकसीम करना है, डिवाइड करना है, क्लासीफाई करना है भी किस तरह से किस कॉस्ट को किस पार्ट के अंदर शामिल किया जाएगा जी। कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कॉस्ट एलिमेंट्स हमारे पास तीन है जी। यहाँ पे एक मटेरियल है, दूसरे नंबर पे लेबर है, तीसरे नंबर पे हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है। आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में क्या बनता है जी, कपड़ा बनता है, और कपड़े के लिए मटेरियल क्या आता है, यहाँ पे आता होगा धागा आता होगा, और इस तरह से और कोई मटेरियल आता होगा, ठीक है। और वो जो मटी उसमें हमारे पास रंग भी आ सकता है जो कि कपड़ों को डाई करने के लिए यूज़ करते हैं आप, और उसके साथ साथ
और कुछ और जिस तरह के सिल्क वगैरह या इस तरह के कोई धागे वगैरह भी यूज़ हो सकते हैं, वो भी आपके मटेरियल के अंदर शामिल हो सकते हैं। ये तो आपका एक मटेरियल का पार्ट होगा, यानी कि और उस मटेरियल से सिर्फ चीज़ नहीं बन जाती, बल्कि उसको बनाने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स की जो हमें ज़रूरत है, तो इसकी सूरत में क्या होगा, हमें लेबर चाहिए, कुछ मैनेजमेंट भी चाहिए, हमें लेबर भी चाहिए। तो लेबर क्या करेगी, उस जो आपके पास मटेरियल है उसके ऊपर वर्क करेगी। वर्क करने से क्या हो जाएगा आपका, वो मटेरियल आपका क्या कहते हैं प्रोडक्शन में आएगा, प्रोडक्ट की शेप अख्तियार करेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो जब ये काम कहाँ पे होगा, मटेरियल तो हमने ले लिया, लेकिन लेबर काम कहाँ पे करेगी, किस चीज़ के ऊपर काम का, अपने अपने घरों में तो नहीं करेगी ना जी। हमने ये फैक्ट्री जो लगाई है, फैक्ट्री के अंदर काम होगा। जब फैक्ट्री के अंदर काम होगा तो फैक्ट्री में और भी कोई कास्ट आएगी, और भी खर्चा जात होंगे। इस तरह के फैक्ट्री अगर आपने किराए पे लिए होगे तो रेंट होगा, ठीक है। अगर फैक्ट्री आपकी अपनी है, यूनिट अपना है, तो एक रेंट का आप चलें इसको लेस कर दें। फिर उसके बाद और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। कैसे जी, आपको इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे करना होंगे, आपको टैक्स पे करना होगा। प्रॉपर्टी की अगर आपका एरिया जिस जो कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अलाट शुदा या उस इलाके में नहीं है जो कि फैक्ट्री एरिया है, तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ये कमर्शियल एरिया में है, तो ये बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। तो कॉस्ट एलिमेंट्स में क्या आएगा, किसी भी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर की जा रही है, बनाई जा रही है, उसके कॉस्ट के तीन एलिमेंट है, एक मटेरियल, दूसरे नंबर पे लेबर, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड। जी उमैर, समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने आ रही है जी सर। तो हमारे पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन के हवाले से कुछ इस तरह से है। एक तो कि हमारे पास मटेरियल कॉस्ट, फिर उसके बाद हमारे पास है लेबर कॉस्ट, और फिर अदर कॉस्ट जो भी हैं वो हमारा बन जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मटेरियल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आ जाएंगी जी? मटेरियल कॉस्ट में हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और उसके बाद लेबर कॉस्ट में कौन कौन सी आ जाती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और उसके अलावा कुछ अदर डायरेक्ट कॉस्ट भी आ सकती है और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाती है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और अदर डायरेक्ट कॉस्ट जो भी होगी हमारे पास, वो कहलाएगी हमें प्राइम कॉस्ट। क्या कहलाएगी जी, हमारे पास प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। और इसी तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और या अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी हैं हमारे पास, वो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कहलाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? आपने कपड़ा परचेज़ किया, ये आपका मटेरियल है, इसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से हेलो, आवाज़ आ रही है जी? जी जी सर, आ रही। ओके। इसी तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में हम चलते हैं कि वो कॉस्ट जो डायरेक्टली उस मटेरियल के साथ अटैच नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से उसके ऊपर लग रही है। ठीक है, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। अब इसी तरह से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो उस कपड़े पे या उस प्रोडक्शन पे जहाँ पे डायरेक्टली उसी प्रोडक्शन को बनाते हुए, उस प्रोडक्शन को किसी भी चीज़ को बनाते हुए, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, लैपटॉप बनाए जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, या के यहाँ कपड़ा बनाया जा रहा है, तो जो कपड़ा बनाने के ऊपर डायरेक्टली काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, वो क्या कहलाएगी, उसको जो हम चार्जेस पे करेंगे, उसको जो हम उसकी सैलरी पे करेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। अब इसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हमारे पास क्या आएगा कि वो लोग जो कि उस प्रोडक्शन के हवाले से तो हमारे पास कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन उस चीज़ों को यानी कि उस कपड़े को लेके जाते हैं, और या फिर जहाँ से हमने वो परचेज़ किया है यहाँ पे सेल करते हैं, तो उसके लिए वो वहाँ पे कपड़े को पहुँचाते हैं या प्रोडक्शन को वहाँ पे पहुँचाते हैं, जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं।
या फिर ऐसा कर लें कि आप जैसे कि मार्केटिंग का एक्सपेंस है, हम चीज़ों को सेल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो जो मार्केटिंग करते हैं, ठीक हो गया। या फिर हम सेल करते हैं तो सेलिंग करने के हवाले से कुछ हमारे पास कैरिज आउटवर्ड आता है, यानी कि जब अपने हम सप्लायर को चीज़ भेजते हैं तो उसके ऊपर हमारा जो ख़र्चा आता है, ये सब के सब किस में आ जाता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाता है। अदर डायरेक्ट कॉस्ट कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमारे फैक्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर जब काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो गई है आप, तो वो क्या कहलाएगी, आप डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। और जो वैसे यूज़ हो रही है पूरी फैक्ट्री के अंदर, वो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी फैक्ट। तो इस तरह से हम जो है वो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं क्लास। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उसमें आएगा मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, लेबर कॉस्ट और अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट मीन क्या, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से जिस तरह के टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं जो अंडरलाइन जो के चीज़ें की हुई हैं, जिसको हम कह सकते हैं आपके साथ हाईलाइट या फिर बोल्ड की हुई चीज़ें हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर कॉस्ट दिए हुए अदर, फिर इन सब को अलग-अलग हमें क्या किया हुआ है, हर चीज़ को अपनी अपनी डोमेन के अंदर तकसीम किया हुआ, फर्दर उसको डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राइम कॉस्ट की तरफ। प्राइम कॉस्ट तीन चीज़ों पे मुश्तमिल है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और अदर डायरेक्ट कॉस्ट। ये क्या कहलाती है हमारे पास, प्राइम कॉस्ट कहलाती है। इसी तरह से फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है, जो कि इनडायरेक्ट जिसके साथ वर्ड आ जाए वो हमारे पास किस में आ जाएगी, फैक्ट्री की ओवरहेड कॉस्ट में आ जाएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इसी तरह से अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जो हमारे पास ये जो हम तीन ये पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कहलाएगी। थोड़ा सा मज़ीद हम इसको देखते चलते हैं। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के अंदर जो ये जो है हमारे पास ये दो कॉस्ट आ जाती हैं। एक होगी हमारे पास ये फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट होगी, और दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। जिस तरह की डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड एफ कॉस्ट आ जाती हैं जी। ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी, प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा। ये जो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई है, जो कि एक रेड कलर के सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं, ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह से अब ये दूसरा सर्कल बनने वाला है, आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्लस एफ कॉस्ट जितनी भी हमारे पास, ये क्या कहलाती है, कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। यानी कि मटेरियल हमने ले लिया, मटेरियल को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने पे जो कॉस्ट आ रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफ कॉस्ट, एफ मीन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है ये इसके अंदर शामिल है, ठीक है जी। जी सर ठीक। आपको पता चल गया जी अब कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट क्या है, दूसरी चीज़ें क्या है। जी सर। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट टिप्स के तौर पर चलते हैं जी, कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस। कॉस्ट क्या है और एक्सपेंस क्या है। कॉस्ट जो है हमारे पास जो भी कॉस्ट होती है, जिस चीज़ पे हमारा खर्चा होता है, जब वो एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपेंस कहलाता है। क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, एक्सपेंस कहलाता है हमारा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बनाया कॉस्ट ऑफ, हमने एक जैसे कि आपने एक लॉट बना ली कपड़े की, जो लॉट बना ली आपने कपड़े की, वो तो जो जब आप कॉस्ट, जब उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो खर्चा कैलकुलेट करेंगे वो आपकी कॉस्ट है, जितना भी उस पर खर्चा हो चुका है। लेकिन जब वो बिक जाएगा, जब वो आपके पास से निकल जाएगा, एक्सपायर हो जाए, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेंस बन जाएगा। उसके अगेंस्ट आप जब रेवेन्यू हासिल कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक्सपेंस बन जाएगा। इसलिए किया है, कहा हुआ है कॉस्ट दैट एक्सपायर्स। एक्सपायर्स मीन क्या होगा, एक्सपायर्स मीन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ख़राब हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पे एक्सपायर्स का मतलब ये है कि आपके हाथ से निकल गई है, आपने उससे फ़ायदा उठा लिया है, आपने उससे फ़ायदा ले लिया है। अब इसी तरह से एक बॉल पॉइंट है, अब बॉल पॉइंट आपने परचेज़ की है फैक्ट्री के लिए,
तो फैक्ट्री में वो बॉल पॉइंट आप लिखते रहे हैं, इस्तेमाल करते रहे हैं, वो ख़त्म हो गई है, वो यूज़ हो गई है, उसका बेनिफिट आपने ले लिया है, तो मीन्स क्या होगी, उसकी कॉस्ट एक्सपायर हो गई है और उससे आपने वो आप किस में कन्वर्ट हो गई है, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई है। जी, तो मज़ीद हम देखते हैं जी, कह रहे हैं जी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज़ कास्ट। जो हम चीज़ों को बनाते हैं उस पे ऊपर जितना भी हमारी लागत आती है, जो ख़र्चा आता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग पे वो कॉस्ट कहलाएगी। जब हम इनको कॉस्ट, जितने भी हमने गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की हैं, जब इनको हम सेल आउट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं जिसमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कहलाती है, आपका एक्सपेंस कहलाती है। जी प्लीज़ बताइए, यहाँ तक समझ आ गया आपको? जी सर, आ गया सर, आ गया। कास्ट और एक्सपेंस का कंसेप्ट क्लियर है? जी सर, कास्ट और एक्सपेंस का जो चीज़ बिक जाती है वो कास्ट। जी, तो अब मैं दोबारा से फिर मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। अगर जो आपने चीज़ बनाई है और उसके ऊपर जितना भी खर्चा आया है वो आपकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। अगर आपने उससे बेनिफिट ले लिया है, इकोनॉमिक बेनिफिट जितना भी है वो ले लिया है, तो वो चीज़ उसकी कॉस्ट जब एक्सपायर हो गई है तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, वो एक्सपेंस बन जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्या चीज़ है, हम किस तरह से चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से हम जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास होता है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। हमारे पास मटेरियल इन्वेंट्री होती है, ठीक है। मटेरियल इन्वेंट्री में सबसे पहले क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कि भाई डायरेक्ट मटेरियल कितना हमारा इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल जितना इस्तेमाल हुआ होगा उसके ऊपर जितनी कास्ट आई है वो क्या कहलाती है, कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कहलाती है। जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इस तरह भी कोई भी कपड़ा बना रहे हैं या आप कोई भी चीज़, आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं कि हम कपड़े जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, क्लॉथ नहीं बना रहे बल्कि हम क्लॉथ्स बना रहे हैं, यानी कि उससे हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट मीन हम जीन्स बना रहे हैं, उसके साथ हम शर्ट्स भी बना रहे हैं, हम क्या कहते हैं, सूट भी बना रहे हैं और शलवार कमीज़ भी बना रहे हैं। तो जब हमने कपड़ा बनाया तो ये हमारे पास क्या होगा, जो कपड़ा बन चुका है ये आपके लिए वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में आ जाएगा। यानी कि आपकी इन्वेंट्री कुछ बन गई है, बाकी अभी मज़ीद बननी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑर्डर आया था कि 5,000 जीन्स आपने बना के देनी है। आपने 3,000 जीन्स बना ली, 5,000 के सब कुछ कटिंग हुआ पड़ा है और बाकी मटेरियल तैयार हो गया। ये जो आपके पास कटिंग हुआ पड़ा है और रेडी टू क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं स्टिचिंग के लिए आपके पास जो कपड़ा पड़ा है, ये आपका क्या कहलाएगा, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। यानी कि उसके ऊपर कुछ काम हो चुका है और कुछ होना बाकी है। जो कुछ होना काम बाकी है जब वो हो जाएगा तो आपकी वो क्या बन जाएगी, आपकी वो मैन्युफैक्चर, जो भी गुड्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, मैन्युफैक्चर हो जाएगी, बन जाएगी, ठीक है, रेडी टू सेल हो जाएगी, जिसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो इसके ऊपर जो आपका वर्क इन प्रोसेस है इसके ऊपर भी हमारे पास क्या लगता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगती है, अदर डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी हैं वो लगती हैं और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी इसके ऊपर होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बन जाती है तो उसके ऊपर हम क्या कहलाते हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बनती है। तो जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है जब इसको हम सोल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। यहाँ पे ऊपर आपके पास दो जो है सर्कल नज़र आ रहे हैं, एक फिनिश गुड्स के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जी सर। ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपकी कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपके पास ये आ रही है, ये आपके क्या कहलाएगा, ये आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, अब आपको पता चल गया जी कि एक जो चीज़ जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसकी कॉस्ट किस किस तरह कैलकुलेट होती है। जी जी सर, पता चल गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं जी। हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या देगी, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। हमारे पास तीन किस्म की इन्वेंट्री आती है, मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। यानी कि जो अभी तक हमारे पास जिस
मटेरियल के ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अभी हमने अपने सप्लायर से परचेज़ करके फैक्ट्री में लाए हैं, वो हमारे पास क्या है, मटेरियल इन्वेंट्री है। फिर उस मटेरियल इन्वेंट्री पे कुछ काम हो गया है और कुछ होना बाकी है, यानी कुछ प्रोडक्ट्स बन गई हैं, कुछ हो रही हैं। जो कुछ काम होना बाकी है जिसके ऊपर वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहलाएगा। और जो बिल्कुल मुकम्मल बन गई है, प्रोडक्ट रेडी टू सेल है कि आप चाहते हैं किसी वक्त ये बिक सकती है, वो क्या कहलाएगी, आपकी फिनिश गुड्स कहलाएगी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज में आ गए जी हमारे पास। मटेरियल एंड सप्लाईज। मटेरियल एंड सप्लाईज में हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये डायरेक्ट सप्लाईज। डायरेक्ट सप्लाईज में हमारे पास क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल आ जाता है। रॉ मटेरियल जो कि हम यूँ कह सकते हैं, जो कि मटेरियल वो वाला मटेरियल जिससे हम प्रोडक्ट, आपका एसेंशियल पार्ट है, जिसके बगैर आप प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन के अंदर सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। जैसा कि आप कपड़ा बना रहे हैं तो धागा यहाँ पे क्या होगा, सबसे अहम प्रोडक्ट है। डायरेक्ट सप्लाईज के अंदर वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। इनडायरेक्ट सप्लाईज वो चीज़ें जो प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो क्या कहलाती है आपके पास, या फिर प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं, और या फिर प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा यूज़ होती हैं कम, वो इनडायरेक्ट सप्लाईज आपके पास आ जाती हैं। ऑफिस सप्लाईज वो चीज़ें जो आपके ऑफिस के तौर में यूज़ होती हैं। ठीक है, और शिपिंग सप्लाईज वो सप्लाईज जो कि आप उस प्रोडक्ट्स को शिपिंग करने के लिए एक दूसरे के यहाँ, यानी कि जब आप बेचते हैं तो तब आप क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं चीज़ों को, तो दूसरों को भिजवाते हैं। ठीक है, अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आप क्या करते हैं, चीज़ें सेंड करते हैं, किसके थ्रू आप भेजते हैं, उसकी आप जो पैकिंग कर रहे होते हैं, ये सब कुछ कर रहे होते हैं, ये क्या कहलाता है, आपका शिपिंग सप्लाईज में आ जाता है। वर्क इन प्रोसेस है आपके पास, उसके बाद फिनिश गुड्स है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो नई चीज़ हमारे पास आई है, मटेरियल एंड सप्लाईज हैं। मटेरियल एंड सप्लाईज में हमारे पास उसकी 4 किस्में हम पढ़ चुके हैं। कौन सी है जी, डायरेक्ट सप्लाईज हैं, इनडायरेक्ट सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज एंड शिपिंग सप्लाईज। जी आपको पता चल गया जी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री के हवाले से। जी सर। नेक्स्ट जी इंपॉर्टेंट टिप्स हमें बताया गया जी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर इन डायरेक्ट मटेरियल सप्लाईज। स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर इन डायरेक्ट मटेरियल सप्लाईज, यानी कि अगर आपने एक प्रोडक्शन कर ली है, प्रोडक्ट बना ली है, उसको आपने संभाल के भी रखना है। ऐसा तो नहीं है जैसे ही आपके फैक्ट्री यूनिट से निकली है, प्रोडक्शन यूनिट से निकली है, उसके फ़ौरन से सेल हो जाए। आपको कुछ अर्सा के लिए उसको स्टोर भी करना पड़ सकता है। तो स्टोर करेंगे एंड स्पेयर्स के तौर पे जो भी रखेंगे तो क्या कहलाइए, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल सप्लाईज में आएगा। कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड सप्लाईज इज इंक्लूड इन FOH बाय एडजस्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। जितनी भी हमारे पास सप्लाईज़ हैं, ठीक है, जो इनडायरेक्ट सप्लाईज़ में हमारे पास आएंगी, वो क्या आएंगी जी, वो कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड सप्लाईज FOH में हम लिखेंगे जाके। FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के अंदर शामिल करेंगे। उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ का लेके फ़र्क लेके हम इसको जो है वो निकालेंगे। एक्चुअल इन जो हमारे पास कॉस्ट है, जो सप्लाईज़ हैं वो कितनी यूज़ हुई हैं। इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकालते थे किस चीज़ के लिए, जब हम कोई भी इनकम स्टेटमेंट बनाते थे ट्रेडिंग के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, उसके ऊपर सेल्स लिखते थे। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लेस करते थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे, हम लिखते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यानी कि अभी हमने कितनी परचेज़ की हैं, उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि आपके पास ओपनिंग कितना है, उसमें आपने मज़ीद कितने आपने परचेज़ किए हैं, और उसमें से आप जब क्लोजिंग होगा उसको लेस कर देंगे, तो आप तो इसको आप क्या कर देंगे, FOH के अंदर ऐड कर देंगे। फॉर्मेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, इसकी हमारे पास फॉर्मेट क्या है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के हवाले से, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। जी ये हमारे पास सैम्पल आ गया कंपनी का, ऊपर नेम लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, यानी कि ये भी एक पीरियड का होगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होगा। फॉर द ईयर मीन एंडेड, इस तरह की ये हमारे पास आ रहा है। तो
जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनकम स्टेटमेंट हम बनाते होते थे किसी अकाउंटिंग पीरियड की, किसी टाइम ड्यूरेशन की, जबकि हम बैलेंस शीट जो थी, फिनेंशियल पोजीशन, जो हम स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन जो बनाते थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाते थे। वहाँ पे लिखा होता था यहाँ पे जैसे कि फॉर द ईयर एंडेड हमने लिखा हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर 2009। यहाँ पे क्या है, फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले हम इसके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स हमें गिवन है, किसके लिए, अमाउंट लिखने के हवाले से। यहाँ पे हम वो अमाउंट लिखेंगे जो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट आपके कैलकुलेशन के लिए लिखी जाएगी, उसके बाद फिर आपके पास जो यहाँ से कैलकुलेशन होकर अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, फिर उसके बाद नेट अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड कॉलम के अंदर। अगर आप ना भी देंगे दूसरा कॉलम, अगर आप इसको लेस करना चाहें तो हो सकता है जी। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहले हम क्या चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम क्या आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में। जैसा कि हमने पढ़ा था कॉस्ट, हम जब कैलकुलेट करते थे गुड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो वैसे ही हम यहाँ पे कर लेके चलेंगे। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री है, वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ये नया मटेरियल हमने कितना परचेज़ किया, तो वहाँ पे हम लिख सकते थे परचेजेस, तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या लिख दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स मीन ये होता है कि आपने जो चीज़ें परचेज़ की थी वापस कर दी, जिसको हम क्या करते कहते होते थे, परचेजेस रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से यहाँ पे लिखा गया है। रिटर्न आउटवर्ड्स यहाँ पे देखिए आप लेस किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कैरिज इनवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स यानी कि आपने सप्लायर से एक चीज़ परचेज़ की, सप्लायर से जब चीज़ परचेज़ की उसको फैक्ट्री में लाने तक, प्रोडक्शन यूनिट में लाने तक जो उसके ऊपर एक्सपेंस आया है किराया वगैरह का, ठीक है, किराया फ्राइट वगैरह का, वो आपके कैरिज इनवर्ड कहलाता है। उसके बाद अदर रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अदर रिसीविंग मीन कि जो आपकी जितने भी एक्सपेंसेस आपके ऊपर हुए हैं कि आप फैक्ट्री के अंदर ले आए हैं, उसके लोडिंग एंड लोडिंग का ख़र्चा, वहाँ से लोडिंग एंड लोडिंग का ख़र्चा जो भी आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट में आ जाएगा। और ये जो आपके पास चीज़ें हैं ये देखें, कैरिंग वर्ड हमने ऐड करना है, अदर रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट भी ऐड करनी है, तो हमारे पास ये, तो उसमें से हमने लेस क्या कर देना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमारे पास ये लेस होगी। जब ये लेस होगी तो हमारे पास, तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की आ जाएगी, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड को आपके ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं ये इसके अंदर शामिल हैं, ये आएंगे। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और उसके बाद अदर डायरेक्ट कॉस्ट है, ये हम जब कर देंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर अभी हमने क्या देख लिया है, प्राइम कॉस्ट कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं जी। उम्मीद पता चला जी यहाँ तक। हेलो जी सर, पता चला। जी, कुछ समझ भी आई है कि बस ऊपर से बातें गुजर रही हैं। हेलो, जी सर, समझ आ रही है। ओके। नेक्स्ट जी हमारे पास जी प्राइम हाँ का, जी। नेक्स्ट हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया है। अब उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे थे ना, जैसा कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हमने आगे फैक्ट्री जितने प्राइम कॉस्ट के बाद कन्वर्जन कॉस्ट है उसको हमने लेके चलना है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो हमारे पास है उसको हम देखेंगे, उसमें क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट लेबर, पावर एंड फ्यूल, अच्छा जी, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, अदर ही फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब के सब क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये अदर कॉस्ट यानी फैक्ट्री ओवर कॉस्ट यानी एफ में आ जाएंगे। इसको हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं, इन तीनों नाम इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। तो जब ये आपके पास आ गई है प्राइम कॉस्ट और ये जो आपने एफ अभी कैलकुलेट किए हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, यानी कि वो इन्वेंट्री जिसके ऊपर कुछ काम हो चुका है और कुछ होना बाकी है। आप उसकी माल ये देखेंगे इनके ऊपर कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है, ठीक है। और उसका ओपनिंग ला इस अकाउंटिंग पीरियड का कितना था और इस अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग कितना है। फॉर एग्जांपल ये जुलाई का महीना है, 1 जुलाई को कितना कपड़ा हमारे पास बना हुआ था, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जो
अब इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं, आपको मैं खाने के वाले से, जैसा कि आपके पास एक अंडा है जी, उसको आप ऑमलेट बना लेते हैं। ऑमलेट बना लेते हैं, एक हाफ़ फ्राई है, हाफ़ फ्राई में क्या है जी, आप कुछ उसके ऊपर काम हो चुका है, कुछ होना बाकी है उस किस चीज़ के लिए, ऑमलेट बनने के लिए। और इसी तरह से एक फुल प्रोडक्शन होने के लिए, एक जीन्स के बनने के लिए आपके पास क्या हो चुका है, आपका कपड़ा बन चुका है, लेकिन आपने उसकी कटिंग करके स्टिचिंग यूनिट पे दे चुके हैं। स्टिचिंग करने के लिए वो पाइप लाइन में पड़ा है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ये इस तरह की इन्वेंट्री आपके पास इस 1 जुलाई को कितनी थी, और उसी तरह की इन्वेंट्री आपके पास जिसके ऊपर कुछ काम हो चुका है और कुछ होना बाकी है, वो 31 जुलाई को कितना थी। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोसेस इन्वेंट्री आप ऐड करेंगे, और जो क्लोजिंग आपके पास वर्क है जो इन प्रोसेस इन्वेंट्री, उसको आप लेस करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास कैलकुलेशन उसकी कैलकुलेट हो जाएगी। ये तुम्हारे पास था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आगे इससे चलते हैं जी, आपके पास हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या करना है, हमने इसको सेल कर देना है, चीज़ों को सेल करेंगे। तो सेल सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा रिटर्न इनवर्स, यानी कि सेल्स रिटर्न कितनी आई है हमारे पास, उसकी ये हमारे पास। तो ये जो चीज़ हम सेल्स रिटर्न निकाल देंगे, तो उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये तो सेल्स नेट सेल्स आ जाएगी। उसके बाद इसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है, इसको हम लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। जिस तरह के हम देख चुके थे, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वहाँ पे हम पढ़ा था हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश गुड्स ओपनिंग आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो भी हमने फाइंड आउट किया है, यानी कॉस्ट जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने पे आई है, और उसके बाद क्लोजिंग आपके पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जितनी आपके पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्लोजिंग में पहले से पड़ी थी, उसको आप लेस करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर शामिल हैं। यानी कोई आपसे पूछ ले, आपसे ये पूछ लिया जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ये उसका हो क्या कहते हैं जी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, मैन्युफैक्चरिंग किसी फैक्ट्री का है, तो उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें हमारे पास ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए जी। तो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या बताएंगे जी हमें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का ये पार्ट है, क्या चीज़ है जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हमें ट्रेडिंग अकाउंट के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम नहीं बनाएंगे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बना सकते। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये हमारे पास विदाउट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। तो चलते हैं इसको देखते हैं सबसे पहले। तो प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ संधू स्पोर्ट्स फॉर द ईयर 31 मार्च, फॉर ईयर एंडेड 2009। उनका ईयर एंड होता है जी 31 मार्च को 2009 को। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज डू नॉट एग्जिस्ट इन द रिपोर्टिंग पीरियड। ना तो हमारे पास ओपनिंग है यहाँ पे, ना ही क्लोजिंग है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखते हैं जी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया गया है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग दिया गया है, रॉ मटेरियल परचेजेस दी गई है, कैरेज इन वर्ड है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हैं, रॉयल्टी एट प्रोडक्शन स्टेज है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट है, और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट है। तो इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, संधू स्पोर्ट्स आ गई, उसके बाद उसका नेम लिख दिया हमने, क्या कौन सा अकाउंट बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड हमने उसकी डेट लिखी जिस डेट को हम बना रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1500 की है, ये देखिए जी 1500 की हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमने कितना परचेज किया, 24,000 का। और उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स है, तो कैरेज इनवर्ड्स भी गिवन है हमारे पास, कितनी है जी 1000।
तो ये कैरी इन्वेंट्री इसमें हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल कितना बन गया जी, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे जो खर्चा आ रहा है वो 25,000 आ गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है जी हमारे पास जी 2500, सॉरी 2100 हमें गिवन है, तो 2100 हमने यहाँ से लेस की, तो हमारे पास क्या आ गया जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट आ गई कितनी, 24,400 की कॉस्ट हमारे पास ये क्या कहलाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट, यानी कि इतना का मटेरियल के ऊपर इतना खर्चा हमारा आ चुका है। उसके बाद ये हो गया जी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये हमें गिवन थी 40,000, ये हमने ऐड कर लिए। उसके बाद अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी आ जाएगी, रॉयल्टी। आपने कुछ चीज़ बना रहे हैं उसके ऊपर रॉयल्टी पे कर रहे हैं, रॉयल्टी प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर, यानी कि कोई प्रोडक्शन प्रोसेस था, आपने किसी से वो प्रोडक्शन प्रोसेस लिया। एक फैक्ट्री, आप इस तरह के आप जीन्स का कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है, इस फैक्ट्री के अंदर यूएस डायनम जो है, यूएस डायनम अपना तरीक़ाकार, अपना मेथड जो है वो किसी और कंपनी को भी दे देती है कि इस तरह से आप कपड़ा बनाएं, ठीक है, और उससे वो जितना वो कपड़ा बनाते हैं उस हवाले से उनसे वो चार्जेस लेती है रॉयल्टी के नेम पे ऊपर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर है, तो ये कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास टोटल जो प्राइम कॉस्ट हमारी आई है वो 69,400 की कॉस्ट आई है। क्या आई है जी, 69,400। जी उमेर यहाँ तक क्लियर है? हेलो, जी सर क्लियर है। ओके, आगे हम चल रहे हैं जी। प्राइम कॉस्ट के बाद प्राइम कॉस्ट होगी जब हम फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट हमने करनी है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में हम दे चुके हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी है, तो टोटल की टोटल हमने जी ऐड। आवाज़ आ रही मेरी? जी आ रही है जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। तो जितने भी हमारे पास फैक्ट्री के हवाले से फैक्ट्री ओवरहेड यानी एफ कॉस्ट है वो हमने एडअप कर लेनी है, जैसे कि हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। क्या है जी, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट है, यानी कि वो तमाम की तमाम कास्ट जो जो कि डायरेक्ट मटीरियल या डायरेक्ट लेबर से लैदा है वो सब की सब किस में आ जाएगी, इनडायरेक्ट में एफ में आ जाएगी। तो एफ में हम लेके चल रहे हैं। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास कितनी बन रही है, 1,11,900 रुपये हमारे पास बन रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके अंदर ये लिखा पड़ा है ना, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये हमने गलत लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं आना चाहिए था, ये बल्कि ब्रैकेट के पैरेंथेसिस जो स्मॉल पैरेंथेसिस लगाए ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा जी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास ये आ गई है। जो उसके बाद ओपनिंग वर्क की प्रोसेस था नहीं, वो भी हमने ज़ीरो लिखा, क्लोजिंग वर्क प्रोसेस वो भी ज़ीरो है। तो यही आपकी जो कॉस्ट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, यही आपकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहलाएगी जी। तो यहाँ तक तो हमारा पास होगा। यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है जी, करेक्टली आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द एक्सपेंस हैड बेस्ड अपॉन इट्स फंक्शन लाइक वेजेस कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग। Factory overhead should be worked out carefully. Depreciation of production plant is FOH. Store rent is FOH. Rent for finished goods warehouse is operating expense. यहाँ पे हमें एक जो बात बताई है इन्होंने, स्टोर का जो रेंट है वो FOH में आएगा, ठीक है, और फिनिश गुड्स का जो रेंट है वो हमारे पास जो कि हम वेयर हाउस में रख रहे हैं वो क्या इसमें आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। बात समझ आ गई जी आपको ही नहीं आई? यानी कि एक चीज़ आपने बनाई और उसको स्टोर में रखा कुछ टाइम पीरियड के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये तो आपके पास FOH में आ गया। अगर आप ज़्यादा अरसा के लिए उसको वेयर हाउस में रख रहे हैं तो वो क्या इसमें आएगा, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चला जाएगा जी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाके जब हम जाएंगे तो वो फिर दूसरी तरफ हम चलेंगे, वो ट्रेडिंग में आगे जाके शामिल हो जाता है।
तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वर्क जी सर। विद इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का मतलब ये है कि जैसा कि हमने फाइंड आउट किया है, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ये वाला ऐड हो जाएगा और ये वाला क्लोज हो जाएगा, यानी लेस हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इसी को हम कैसे होया जी। वही सब की सब चीज़ें वैसे ही दी गई हैं, वही हमें बताया गया, लेकिन यहाँ पे एक बताया गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमारे पास 12,000 है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास 10,900 है। आप देख सकते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1500 वैसा ही है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग आपके पास 21,100 वही है, और रॉ मटेरियल परचेज आपके पास 24,000 है। कैरेज इन वर्ड्स आपके पास 1,000 है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आपके पास 40,000 है। रॉयल्टी एट प्रोडक्शन स्टेज आपके पास वही है, सेम है। बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे हैं, लेकिन दो चीज़ें जो नई दी गई हैं वो ये है हमारे पास, ओपनिंग क्रॉस इन्वेंट्री 12,000 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास 10,900 है। तो क्या होगा, ये वाली ऐड कर देंगे और इस वाली को लेस कर देंगे। चलेंगे देखते हैं। ये देख सकते हैं जी, मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है, तो इसके अंदर प्राइम कॉस्ट तक 69,400 की कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, वैसे ही सब कुछ किया है। उसके बाद ये देख सकते हैं 1,11,900 रुपये ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के अंदर 12,000 रुपये हम ऐड कर रहे हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 10,900 हम लेस कर रहे हैं। तो 1,13,000 रुपये जो हमारे पास क्या बन रहा है, या 113,000 क्या चीज़ आ गई हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई है जी। हमारे पास एक और चीज़ नेम भी है, सेमी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। सेमी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो हमारे पास होंगी वो किन को बोला जाता है, वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को भी बोला जाता है। यानी कि वर्क इन प्रोसेस की जगह पे सेमी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का नाम आ जाए तो आपने यही समझना है कि ये वर्क इन प्रोसेस है। Whether if closing inventories are appearing in the trial balance, then do not subtract closing inventories for calculating the cost of consumption or cost of goods manufactured। यानी कि आपने क्वेश्चन आपको दे दिया गया, क्वेश्चन सॉल्व करें और क्वेश्चन में आपको क्या बता दिया गया है, ये जो एक ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको एक दे दिया गया है क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री पे जो खर्चा आपके पास आ रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपके पास है वो अगर आपको इसके अंदर दी गई है, किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो तब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर इसको हम लेस नहीं करेंगे जी। तो आज का यही कुछ था जिसमें हमने आज पढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हमने पढ़ा है इसमें, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आज के चैप्टर में यही चीज़ें थी जो हमारे पास एंड हो गया है जी। उमर यहाँ तक क्लियर है, कोई सी बात की कुछ समझ ना आई है तो बता दें, उसको हम डिस्कस कर। ठीक है, तो इसकी और उससे पिछले वाले की प्रैक्टिस करें अगर आप, और पिछले वाले की प्रैक्टिस ना भी हो पाए तो उसको रहने दीजिएगा, उसको बाद में आप संडे वाले दिन करके, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने करके लाजमी तौर पे कल मेरे साथ शेयर करनी है, बल्कि आज ही शेयर करें। ठीक है, कल भी इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, क्योंकि मंडे वाले दिन क्लास मुश्किल है, मे भी क्लास हो उस दिन या ना हो, लेकिन कल क्लास हो लाजमी होगी। ठीक है, और आज के लिए फिर इतना ही है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह सर जी, हाफ़िज़ जी। ये जो हमने बनाया है टेबल, जी जी, सेम टू सेम टेबल बनाना है ना? ये असल में सेम टू सेम टेबल नहीं बनाना, बेसिकली आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, ये चीज़ों का पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आप नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस चीज़ को ऐड करना है, किस चीज़ को लेस कर रहे हैं। बेसिकली आपको ये पैटर्न आना चाहिए, ये वाला पैटर्न। ठीक है, जो पैटर्न है ना आपको बताया गया है सैम्पल के तौर पे, एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेट कैसे बन, यानी फॉर्मेट का आपको पता है कि किस चीज़ को आपने ऐड करना है कहाँ पे और किस चीज़ को आपने लेस करना है, तो आप इजीली करते जाएंगे। बात समझ आ गई जी। ये तरह कि इसको रट्टा लगाना है ना, आप इसको वो रट्टा लगा लें, किसको, ये इसको आप क्या कह सकते हैं इसके। ठीक सर। लेकिन साथ में आपको कुछ ज़हन में ये भी होना चाहिए कि आप कुछ कंसेप्ट भी हो, ये नहीं कि जैसे ऐसा है आप सभी की सभी चीज़ें ऐसी ही आप याद कर लें, लेकिन वहाँ पे थोड़े से वर्डिंग चेंज के साथ आ जाए तो आप बैठे हों सोचते भी ये क्या हो गया है। ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में ये इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 5 नंबर का, 7 नंबर का,
ये क्वेश्चन आ सकता है, या 8 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक। तो लेकिन अगर आपको ये चीज़ें फॉर्मेट आता है तो आप भागते हुए करते जाएंगे। अगर फॉर्मेट नहीं आता, फॉर्मेट आता है तो 5 मिनट का काम भी नहीं होगा। और फॉर्मेट नहीं आता तो फिर आप बैठे होंगे सोचते भी ये क्या हो गया, ये कैसी चीज़ आ गई है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।